अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसमें 4 विकल्प हमने दे रखे हैं, आपको देखना है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। तो यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन ए पर बात करते हैं अशोक। अशोक मौर्य वंश का शासक है। पहली तो बात यह है कि ये मौर्य वंश का है। अशोक पहले तो चंड अशोक था, बाद में इसको अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। यह अशोक प्रियदर्शी देवनाम प्रिय अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया और उसके बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई कर दी थी, और कलिंग जीतने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये कौन सा धर्म अपनाता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण मत का अनुयायी हुआ करता था। बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्तिश की बातों का अनुसरण किया और दुनिया यानी कि अर्थात अपनी प्रजा अर्थात जनता को इस संकट से बचाने के लिए, बौद्ध धर्म तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इसी अशोक ने जनता को संबोधित करने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया और इस प्रकार इसने अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया और अभिलेख लिखे हुए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखवाया और प्रत्येक जगह पर अभिलेख लिखवाया और इन अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसप को प्राप्त होता है। जेम्स प्रिंसप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था, 1837 ईस्वी में इन्हें पढ़ा। तो इस प्रकार हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया है कि अभिलेखों का किसका आंसर है। आगे बात करते हैं, ऑप्शन बी में समुद्रगुप्त का नाम दिया है। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक है। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है, एक कुशल योद्धा, पराक्रम की उपाधि धारण करने वाला, जीवन में 100 लड़ाइयाँ लड़ा था और इसने 3 नीतियां अपनाई थी दक्षिण भारत में विजय करने के लिए और 12 राजाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया था। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन अर्थात फ्रांस का शासक कहा गया है। और भारत का नेपोलियन इसको कहने वाले हैं विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। किस पुस्तक में कहा है? तो आप कहोगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका नाम दिया गया है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसको भारत का नेपोलियन बताया गया है। बीड़ा बजाने का शौकीन था, इसलिए बीड़ा बजाते हुए इसको सिक्कों पर दिखाया गया है और इसकी जो विजय हैं उनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे। हरिसेन इसके रचनाकार हैं और जो कि इसके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और 9 रत्नों के कारण इसके समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध अपनाए। कदम वंश, नागवंश और वाकाटक वंश के साथ विवाह किया। चांदी के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। चांदी के सिक्के और शकों को पराजित करने के कारण इनको शकारी कहा गया। अब बात करते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने 606 से 641 तक शासन किया। इनके समय में राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, परंतु राजश्री के शासनकाल में पहुंचकर इन्होंने कन्नौज से राजधानी हस्तांतरित की अथा थानेश्वर, पहले अर्थात थानेश्वर थी और थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे अपनी राजधानी को। इनकी प्रमुख रचनाओं में नागानंद एक रचना है, एक रत्नावली है, एक प्रियदर्शी इनकी प्रमुख रचनाएं। हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग नाम का चीनी यात्री आता है। चंद्रगुप्त के समय में फयान नाम का चीनी यात्री भारत का भ्रमण पर आता है। तो इस प्रकार हमने इसका विश्लेषण किया। चलिए